मतलब तुम्हारी खामोशी को मैं दाजी के फैसले पर राजी समझूं? अनम के पास सुनकर दामिल चिढ़ गया। यार अनम, मैंने घर क्यों छोड़ा है? तुम्हारे लिए ना। फिर तुम ऐसी बात कर रही हो। तुम्हें अभी मेरा साथ देना चाहिए, मुझे हौसला देना चाहिए। उल्टा तुम मुझे मजीद टेंशन दे रही हो। दामिल ने गुस्से में कहा तो अनम के माथे पर बैल आ गए। एक मिनट, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे सुना रहे हो? मैं तुम्हें किसे कैसे हौसला दूं जब तुम खुद ही समझ नहीं पा रहे कि क्या ठीक है और क्या गलत? अनम को भी गुस्सा आने लगा था, जिसे देखकर दामिल थोड़ा ठंडा हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था अनम। यार, दामिल ने उजलत में इधर उधर देखा और फिर खड़ा हुआ। मेरा दिमाग अभी मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। दामिल ने अपना बैग उठाया और वहां से चला गया, जबकि अनम ने उसे गलती से भी नहीं रोका, जिसका दामिल को दुख था। दादी आखिर चाहते क्या हैं? क्यों मेरे बच्चों को इनकी मर्जी से जीने नहीं देते? समीना ने गुस्से से पूछा तो आतिफ भी गुस्से से इनकी तरफ देखा। समीना, शायद तुम भूल रही हो, वो मेरा बाप है, आतिफ ने कहा। मुझे पता है वो आपके वालिद हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इनकी हर बात पर सर को तस्लीम कर लिया जाए। समीना कहाँ चुप रहने वाली थी। समीना, दादी इस घर के बड़े हैं, जिंदगी का हर फैसला उन्होंने किया, मेरी शादी भी तो उन्होंने की है ना। और जुनेद, उसका क्या? उसने तो छुप कर किसी यहूदी औरत से निकाह किया था ना। कल को अगर मेरा बेटा भी बगावत में ये सब कर ले, हम किसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समीना की इस बात से आतिफ भी इत्तेफाक करते थे, क्योंकि अगर दामिल ऐसा कर देता तो ज़रूर इन सब का नाम मट्टी में मिल जाता। लोग कैसी कैसी बातें करते कि चाचा ने बाहर जाकर किसी यहूदी औरत से निकाह कर लिया और भतीजे ने कराची जाकर किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। आतिफ, आपको सोचना होगा। आपको सब में अपने बेटे को देखना होगा या दाजी को। अगर आप दाजी को चुनते हैं तो आप अपनी इकलौते बेटे को खो देंगे, जो आपके बुढ़ापे का सहारा है। अगर मैंने अपने बेटे को चुना तो मैं अपने बाप को खो दूंगा, जिसको बुढ़ापे का वाहिद सहारा मैं हूँ। समीना की बात को काट कर आतिफ ने कहा तो समीना चुप हो गई। समीना, वो मेरा बाप है, बाप का मतलब भी पता है तुम्हें। अगर दामिल नहीं आएगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे लिए वही काफ़ी हैं। मैं जा रहा हूँ, काम से रात देर हो जाएगी, अल्लाह हाफिज़। आतिफ खड़े हुए और बगैर समीना को देखे कमरे से बाहर चले गए, जबकि समीना गुस्से से बस बैठी रही। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब करे तो क्या करे। दिन गुजर रहे थे, लेकिन ना दादी का गुस्सा ठंडा हुआ था, ना दामिल अपनी जिद छोड़ने के लिए राजी था। आज 6 दिन हो गए थे दामिल को गए हुए, और इन 6 दिन में दामिल ने आयसन और युसरा किसी से बात नहीं की थी, और ना ही किसी ने इससे बात करना चाहिए थी। आयसन और युसरा की भी बस 2 मरतबा ही बात हुई थी, वो भी कुछ ही मिनट। उसके बाद दामिल को कोई काम याद आ जाता या फिर वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाता। आज 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन दामिल ने दोबारा कॉल नहीं की। आयसन इस वक्त छत पर बैठी चांद को देख रही थी। वो नमाज पढ़ती थी, दुआ में दामिल को भी मांगती थी, मगर फिर भी डरती थी कि पता नहीं अल्लाह इसकी दुआ सुन भी रहा है या नहीं। वो अक्सर छत पर आ जाती थी। यहाँ की ठंडी हवा लेने से अच्छा लगता था यहाँ की ठंडी हवा लेना उसे अच्छा लगता था। लोगों से अकेले छत पर चांद को तकते रहना उसे लगता था जैसे ये चांद बना ही उसके लिए है, जैसे उसकी ज़िंदगी में अंधेरा है, ये चांद इसे रोशनी देने के लिए बना है। सर्दी आने वाली थी, अब गांव की हवा भी ठंडी हवा के झोंके दे रही थी। इसने हवेली से बाहर नजर डाली तो हर जगह अंधेरा था, सब सुनसान था। हवेली वाले भी सब सो चुके थे, और सोते भी क्यों ना, रात का 1 बज रहा था। ये तो बस वही थी जो इतनी रात में चांद को देखने आ गई थी। देखते ही देखते इसकी नज़र नीचे गार्डन में गई, जहाँ दाजी टहल रहे थे और बार बार अपने सीने को भी हाथ की मदद से मसल रहे थे। और आयसन को कुछ अजीब महसूस हुआ इन्हें देखकर। इसने कुछ नहीं सोचा और फौरन नीचे चली गई। दाजी सीने पर दिल की साइड को मसलते हुए बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे तकलीफ कम करना चाह रहे हो, मगर तकलीफ थी जो कम नहीं हो रही थी। तभी दाजी को सामने से आयसन आती हुई दिखाई दी, जो भागती हुई इनके पास आकर रुकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? इसकी सांस फूल गई थी जल्दी आने में। दाजी ने इसे गौर से देखा और कोई जवाब दिए बगैर दोबारा टहलने लगे। आयसन ने देखा कि दाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दूसरी साइड से इनके पास आकर खड़ी हो गई। आपके दिल में दर्द हो रहा है ना? आयसन ने पूछा तो दाजी ने पहले से देखा और फिर कुर्सी खींचकर बैठ गए। दाजी, लड़की जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हें देखकर मेरी मजीद तबीयत खराब होगी, दाजी ने गुस्से से कहा तो आयसन जाने के बजाय उनके सामने कुर्सी रखकर बैठ गई। आप मुझे बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आयसन ने पूछा तो दाजी ने पहले से गुस्से से देखा और फिर कोई जवाब दिए बगैर वहां से उठे और आराम से चलते हुए हवेली के अंदर चले गए। आयसन को बुरा तो लगा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए दादी के जाते ही वो भी उठी और दादी के पीछे चली गई, लेकिन इतने फासले पर कि दादी को पता न चले कि वो इनके पीछे है। वो हवेली में आई तो दादी कहीं नहीं थे। यकीनन दादी अपने कमरे में चले गए थे। उसने भी गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे दादी के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वो फौरन कमरे के पास गई और जैसे दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुलता ही चला गया। कमरे का मंजर जाहिर हुआ तो सामने दादी भी ज़मीन पर गिरे लंबी लंबी सांस लेते हुए देखे
देखिए जिन्हें देखकर वो चीख उठी, दाजी दाजी क्या हुआ है आपको? तायाबू युसरापी वो दाजी को उठाने की कोशिश करी थी, मगर दाजी के अंदर हिम्मत ही खत्म हो गई थी। दाजी के जिस्म को ढीला देकर उसके आंसू में शिद्दत आ गई थी। नहीं दादी, आप नहीं जाना छोड़कर। दादी, सारी जिंदगी नफरत करना मुझसे, लेकिन आप नहीं जाना दादी। या खुदा रहम, वो न जाने खुद से क्या क्या बातें कर रही थी। आयसन, क्या आतिफ जो नींद में आए थे कमरे में आकर दादी को देखकर वो भी फौरन उनके पास आए। इन्हीं के पीछे युसरा और समीना भी थी। क्या किया आयसन तुम दादी के साथ? समीना ने आते ही आयसन को धक्का दिया, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो बस दादी को पुकारती रही। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम लोग यहीं रुको। आतिफ ने कहा और जल्दी से कमरे से बाहर चले गए, जबकि आयसन और युसरा वहीं दादी के पास बैठे इन्हें होश में लाने की कोशिश करते रहे। आयसन परेशानी से आईसीयू के बाहर टहल रही थी। आतिफ भी वहीं मौजूद थे, जबकि युसरा और समीना घर ही थी। आयसन तो जिद करके आ गई थी इनके साथ कि वो दादी को अकेले नहीं छोड़ेगी। आयसन, बैठ जाओ बेटा, दादी ठीक है, अभी डॉक्टर आकर बता देंगे। आतिफ ने कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया और आतिफ के बराबर में आकर बैठ गई। वह भी बैठी थी कि उसे डॉक्टर ने आते दिखाई दिए तो आतिफ के साथ वो भी खड़ी हो गई। डॉक्टर, दादी कैसे हैं? आतिफ से पहले आयसन ने पूछा। आप इन्हें वक्त पर ले आई, वरना इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। वो बेहतर है, मगर पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए हमें इन्हें अस्पताल में रखना होगा ताकि इनकी अच्छी तरह केयर हो सके। जैसा आपको दुरुस्त लगे डॉक्टर साहब, आतिफ ने कहा। हम दादी से मिल सकते हैं? आयसन ने पूछा। अभी नहीं, कल दोपहर तक आपको इजाज़त मिल जाएगी इनसे मिलने की, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चले गए। आयसन ने शुक्रिया अदा किया और दादी की हालत खतरे से बाहर थी। बेटा तुम भी घर चली जाओ, अब सुबह भी होने वाली है, आराम करो घर जाके, फिर आज स्कूल से ऑफ कर लेना। आतिफ ने कहा तो आयसन चुप होकर वहीं बैठ गई। आयसन, मैं हूं ना, इधर जाओ बेटा, तुम थक गई होगी। आतिफ ने इसके पास बैठकर प्यार से कहा। मैं ठीक हूँ तायाबू। आपने दामिल को बताया? आयसन को याद आया तो उसने फौरन पूछा। नहीं, तुम बता दो। आतिफ ने दामिल के जिक्र पर अजीब सा मुंह बनाया, जैसे इन्हें पसंद नहीं आया दामिल का जिक्र करना। ठीक है, मैं कॉल करके आती हूँ, आयसन ने कहा और खड़ी होकर बाहर की तरफ चली गई। तू मान या ना मान, मैं यकीन से कह रही हूँ इस आयसन ने ही कुछ किया है, वरना दादी रात तक तो ठीक थे, अच्छा खासा खाना खाया हमारे साथ। समीना बैठी युसरा को बोले जा रही थी, जबकि युसरा बस तस्बीह हाथ में लिए दादी की खैरियत के लिए दुआ मांग रही थी। वो बस समीना की बात सुनकर इस बात में सर हिला रही। अगर वो आयसन की साइड लेती तो अम्मी ने 2 घंटे तक इस आयसन की बुराइयां गिनवा देनी थी, जो इसमें थी ही नहीं। समीना और कुछ भी कहना चाहती थी, मगर युसरा को पढ़ते देखकर उन्होंने बाहर जाना ही बेहतर समझा। वो बाहर गई तो युसरा ने भी सुख की सांस ली। हमजा इस वक्त दामिल के साथ उसके कमरे में बैठा था। ये छोटा सा फ्लैट दामिल का ही था, इसने वक्ती तौर के लिए लिया था। जब तक इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती इसने यहीं रहना था। दामिल ने हमजा को भी अपने साथ रख लिया था, क्योंकि एक तो वो उसका जिगरी दोस्त था और दूसरा कंजूस बहुत था। दामिल के कहने से पहले ही वो इसके साथ इसके फ्लैट में रहने की गर्ज से आ गया था। दामिल, मैं सोच रहा हूँ आज बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं, घर में बनाने का दिल नहीं कर रहा। हमजा ने मोबाइल में गेम खेलते हुए कहा तो दामिल, जो भी अलमारी के पास खड़ा था कपड़े निकाल रहा था, फौरन इसकी तरफ मुड़ा। ठीक है, अगर पैसे तुम देते हो तो बिस्मिल्लाह। दामिल की बात सुनकर हमजा ने गेम रोककर इसे देखा। यार घर में ही बना लेते हैं, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर जाने की हिम्मत नहीं, हमजा ने कहा तो दामिल ने अपनी हंसी दबाई। ओके तुम बनाओ, मैं जब तक शावर लेकर आता हूँ, दामिल ने कहा और वॉशरूम में चला गया, जबकि हमजा बुरा सा मुंह बनाकर उठा। आज उसकी बारी थी नाश्ता बनाने की, तभी वो इतनी सुस्ती दिखा रहा था। तभी आज हमेशा की तरह हमजा ने देर में ही नाश्ता बनाना था, वरना अगर दामिल की बारी होती तो नाश्ता कब का बन चुका होता। दामिल वॉशरूम गया तो हमजा भी किचन में जाने की घर से खड़ा हुआ कि तभी दामिल का मोबाइल रिंग करने लगा। हमजा को इजाज़त थी कि वो उसका मोबाइल उठा सकता था, इसकी गैर मौजूदगी में किसी की कॉल आ जाए तो वो सुन सकता था। हमजा ने करीब आकर देखा तो आयसन कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। हमजा ने नाम देखा और मोबाइल को कान से लगाया। दामिल नहीं, उसका दोस्त। हमजा मोबाइल लिए कमरे से बाहर आ गया। आयसन जो दामिल की आवाज़ की मुंतजिर थी, हमजा की आवाज़ सुनकर इसके माथे पर बल आ गए। दामिल कहाँ है और आप कौन हैं? इसने पूछा। क्यों? हमजा ने किचन में दाखिल होकर पूछा। वो ठीक तो है ना? आयसन ने फिक्रमंदी से पूछा तो हमजा को शरारत सूझी। नहीं, उसने मुझे बताने से मना किया था, मगर तुम इसके लिए फिक्रमंद हो तो तुम्हें बता देता हूँ, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इसकी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है। हमजा का कहना था कि आयसन वहीं सुन हो गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था, सब पर कैसी परेशानियाँ आ रही थी। अभी दामिल कहाँ है? तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? हाँ ज़्यादा। हमजा कहता कि उसकी लाइन कट गई। आयसन ने मोबाइल कान से हटाकर देखा तो कॉल कट चुकी थी। वो बार बार नंबर मिला रही थी, मगर जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा था। हमजा ने देखा कॉल कट गई तो उसने मोबाइल वापस रख दिया, जबकि यहाँ आयसन पागलों की तरह बार बार उसका नंबर मिला रही थी, मगर आगे से शायद सिग्नल का मसला था, कॉल नहीं लग रही थी। या खुदा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसने खुद से कहा और वापस आतिफ के पास जाने के लिए मुड़ गई। दामिल आया, कमरे से तैयार होकर आया तो हमजा नाश्ता बना रहा था। यार हमजा, यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? दामिल ने टाइम देखकर पूछा। बस यार बन गया, रुक जा आधा घंटा। आधा घंटा? भाई ये नाश्ता तुम भी खाकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ।
मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगा, मेरा मूड नहीं है। हमजा ने जाते हुए दामिल को कहा तो दामिल बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया, जबकि हमजा आयसन की कॉल का बताना तो भूल गया था, उसका मोबाइल भी देना भूल गया था। आयसन आतिफ के पास आई तो वो सर पर हाथ रखे परेशान बैठे थे। वो जो दामिल का बताने आई थी आतिफ की हालत देखकर ना बता सकी। वो कैसे बताती है, अभी ताया अबू और दाजी की वजह से इतने परेशान हैं, जब पता चलेगा दामिल का तो मज़ीद परेशान हो जाएंगे। दामिल तो इनके पास भी नहीं था। क्या बेटा, दामिल को बता दिया। इसके करीब आने पर आतिफ नहीं ताया अबू, दामिल कॉल नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे। इसने बात बनाई तो आतिफ ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गए, जबकि आयसन का दिमाग अब एक जंग लड़ रहा था कि क्या करें, पता नहीं दामिल कैसे होंगे। वह भी कुछ सोचती कि इसे आगे से जैनब आती हुई दिखाई दी। इसने थोड़ी देर पहले ही उसे मैसेज किया था कि इसकी दादी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो स्कूल नहीं आएगी, और अब जैनब सामने थी। इसकी वाकई दोस्ती भी बड़ी नेमत है, इसे अब शदीद ज़रूरत थी जैनब की। कैसे हैं दादी, तुम कैसी हो? जैनब ने पहले आतिफ को सलाम किया और फिर आयसन से पूछा। दादी अब बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का, आयसन ने बताया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैनब ने कहा, तुम किसके साथ आई हो? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, स्कूल जाना था लेकिन तुम्हारी फिक्र थी कि तुम अकेली होगी, इसलिए आज मैंने भी स्कूल से ऑफ कर लिया। जैनब ने कहा तो आयसन ने हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम क्यों मेरी फिक्र कर रही हो? यहाँ ताया अबू और बाकी सब मौजूद हैं। हाँ है, मैंने मना कब किया, मगर कुछ बातें होती हैं जो तुम सबसे नहीं कर सकती, जिनके लिए मेरा होना ज़रूरी है। जैनब की बात ने आयसन को लाजवाब कर दिया। आयसन बेटा, मैं ज़रा आता हूँ, कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आतिफ को शायद कोई ज़रूरी कॉल आई थी, जिसे सुनने के बाद वो खड़े हो गए थे। जी ठीक है ताया अबू, आप थोड़ा घर में आराम भी कर लीजिएगा, थक गए होंगे। आयसन ने कहा तो आतिफ ने इसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए, जबकि इनके जाने के बाद आयसन ने जल्दी से जैनब को अपने पास बैठाया और इसे हमजा से हुई बात का सब बताया। जैनब सुन के हैरान रह गई और आयसन की आंख में नमी देखकर थोड़ी परेशान भी हो गई। तो अब दामिल भाई कैसे हैं? जैनब ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता वो कैसे। इनके दोस्त ने कुछ नहीं बताया, बस ये कहा इनकी तबीयत ख़राब है और बस फिर कॉल कर दी। आयसन ने बताया तो जैनब कुछ सोचने लगी। तुम नंबर दो मुझे दामिल भाई का। जैनब ने अपना मोबाइल निकाल कर कहा तो आयसन ने उसे नंबर बताया। नंबर मिलाते ही जैनब ने मोबाइल कान से लगाया। हमजा जो नाश्ता कर रहा था, दामिल का मोबाइल रिंग करने पर उसने मोबाइल उठाया जो उसने अपने पास रखा हुआ था। तो किसी अनजान नंबर से कॉल थी। पहले वो सोचता रहा उठाए या नहीं, फिर कुछ सोचकर उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो हेलो, ये दामिल भाई का नंबर है, जैनब ने कहा। तो हमजा ने मोबाइल हटा कर देखा और फिर कान से लगाया। मेरे ख्याल से आपने दामिल भाई के नंबर पर कॉल की है, तो जाहिर है उनका ही होगा। हमजा ने चाय का कप उठाकर कहा। जैनब के माथे पर बल आ गया, जबकि आयसन गौर से जैनब को देख रही थी। दामिल भाई कहाँ हैं? कैसी तबीयत है उनकी? हैं? क्या ये बात अखबार में छप गई है? हमजा को हैरत हुई। मतलब कुछ नहीं, तुम बताओ लड़की, तुम कौन हो, कैसे जानती हो दामिल को, और किसने बताया तुम्हें उसकी तबीयत का? मुझे छोड़ें, आप ये बताएं आप कौन है दामिल भाई के? मैं दामिल भाई का दोस्त हूँ। दामिल भाई से बात करवा सकते हैं आप? नहीं, वो बात नहीं कर सकता, अभी सो रहा है। अच्छा, जब वो उठे तो आप कह दीजिएगा कि जैनब की कॉल थी। ठीक है, मैं कह दूंगा। हमजा का जवाब सुनकर जैनब ने कॉल काट दी। क्या कह रहे थे दामिल, कैसे हैं वो? इनकी तबीयत नहीं ठीक, अभी वो सो रहे हैं, उठेंगे तो उनके दोस्त कॉल करवा देगा। आयसन चुप होकर बैठ गई, लेकिन उसके दिमाग ने हरकत करना शुरू की। वो अब कुछ सोच रही थी और फिर उसकी सोच रुकी। जैनब, आयसन ने कहा। क्या? कराची कितना दूर है? आयसन के सवाल पर जैनब के माथे पर बल आ गए। अपनी गाड़ी तो 2 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? हम अभी कराची के लिए निकलते हैं, मुझे पता है कराची में दामिल का फ्लैट कहाँ है, तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी मैं संभाल लूँगी। आयसन की बात सुनकर जैनब का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम पागल हो? हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं कराची? क्यों नहीं जा सकते? हम दोनों बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं। आयसन, घर वाले हमें कभी इजाज़त नहीं देंगे। तो घर वालों को कौन बताएगा? हम अभी निकल जाएंगे, रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। प्लीज़ जैनब, मना नहीं करना, मेरी बस तुम ही दोस्त हो। आयसन ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा तो जैनब चुप हो गई और आयसन को देखने लगी। वो क्या करती? पहली बार आयसन ने कुछ मांगा था। आयसन, घर वालों को क्या कहोगी? मैं कह दूंगी जैनब के जानने वाले हैं, उनकी आदत को जाना है। और जो तुम्हारे अपने दाजी बीमार हैं वो? दादी अब ठीक है, वैसे भी मैं रात तक आ जाऊंगी ना, आयसन ने कहा। तो जैनब कुछ सोचने लगी, फिर उसने इस बात में सर हिलाया। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं ड्राइवर से बात करके आती हूँ और अपने घर भी फ़ोन कर देती हूँ। जैनब जाने लगी तो आयसन ने उसे रोका। तुम अपने घर में क्या कहोगी? वही जो तुमने कहा, मैं कह दूंगी आज रात में आयसन के साथ अस्पताल रुकूंगी, वो अकेली है। जैनब के जाते ही आयसन ने भी अपने बैग से मोबाइल निकाला और आतिफ को कॉल मिलाई, उसे आतिफ को भी तो बताना था। वो तीनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जैसे और जॉन खाना खा रहे थे, जबकि इनका बेटा बस खाने को घूर रहा था और बार बार प्लेट में चम्मच हिला रहा था। हैप्पी, खाना क्यों नहीं खा रहे बेटा? ठंडा हो रहा है, जल्दी से ख़त्म करो इसे, जॉन ने पूछा। तो जेजे ने भी इसकी तरफ देखा। डैडी, मुझे मम्मी के पास जाना है, आप मुझे वहाँ भेज दें। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या जो मम्मी के पास जाना है?
मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस घर में घुटन होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। हैप्पी ने जेसी की तरफ देखकर कहा। वो डरती भी क्यों ना, जॉन ने पहले ही कह दिया अगर हैप्पी इससे कुछ नहीं हुआ तो वो इसे छोड़ देगा, और अगर जॉन ने इसे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी। अब तो कोई ठिकाना भी नहीं था उसके पास। हैप्पी, हम कल बाहर घूमने चलेंगे किसी पार्क में, या जहाँ तुम बोलो वहाँ। जैजे ने इसे छोटे से बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा तो हैप्पी ने गुस्से से उसे देखा। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और प्लीज़ जब मैं अपने डैडी से बात कर रहा हूँ तो आप बीच में ना बोला करें। जैसे तुम चुप हो जाओ। हैप्पी, बताओ क्या प्रॉब्लम है, जॉन ने कहा तो हैप्पी ने कुछ नहीं कहा और आखिरी नज़र जैसे पर डालकर अपने कमरे में चला गया। तुमने कुछ कहा था क्या उसे जो ये इतने गुस्से में है? मैं भला उसे क्या कहूँगी, ये खुद इतने गुस्से में रहता है, मुझे पसंद भी नहीं करता। तो जैसे इसके दिल में अपनी जगह बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी ज़िंदगी में रहने के लिए तुम्हें इसके साथ दोस्ती करनी होगी। जॉन की बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। बेटा खैरियत से जाना और जल्दी वापस आ जाना। आतिफ इस वक्त अस्पताल के बाहर जैनब की गाड़ी के पास खड़े थे, जहाँ आयसम और जैनब इन्हें अलविदा कह रही थी। तायब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं रात तक वापस आ जाऊँगी और दादी का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। चलो आयसम, देर हो रही है। जैनब को वैसे ही बहुत डर लग रहा था। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखना दोनों। अनम, तो मुझे वजह बताओगी नाराज़ होने की। दामिल इसके साथ बैठा था, जो दामिल से मुंह बनाकर बैठी थी। बहुत अच्छे, तुम्हें ये नहीं पता मैं नाराज़ क्यों हूँ? अनम ने हंसते हुए तंज किया। अनम, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों नाराज़ हो, जबकि हमारे बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी बात हुई जिससे तुम नाराज़ हो। दामिल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो नाराज़ क्यों है। कोई वजह तो हो, लेकिन कोई वजह इसकी समझ में नहीं आ रही थी। दामिल, मैं नहीं हूँ नाराज़। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसे मेरा ज़रा सा भी एहसास ना हो, जैसे ये ना पता हो मुझे क्या पसंद नहीं और क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। अनम ने गुस्सा करने पर दामिल के माथे पर बल आ गए थे। तुम्हारे नाराज़ होने की वजह, दामिल ने सख्त लहजे में कहा तो अनम चुप हो गई। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना था ज़्यादा देर तक, लेकिन तुम्हें तुम्हारे दादी ने बुला लिया, और जब तुम वापस आ गए हो तो भूल गए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाओगे। मगर नहीं, तुम भूल गए, और अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। बेहतर है मुझसे अब तुम बात नहीं करना। अनम ने कहा तो गुस्से से अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। जबकि दामिल बस खामोश वहीं बैठा रहा। इसने अनम के लिए अपना घर छोड़ दिया, और इसे अब भी अपनी फिक्र थी, और अब भी इसकी मोहब्बत को समझ नहीं रही थी। दामिल ने गहरी सांस ली और अनम के पीछे जाने के बजाय अपनी क्लास की तरफ रुख किया। गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रुकी थी, जिसे अब आयसन गौर से देख रही थी। आयसन, तुम्हें यकीन है यही बिल्डिंग है वो जहाँ दामिल भाई रहते हैं? जैनब ने पूछा। हाँ यही है, क्योंकि दामिल की एक तस्वीर में वो इसी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। मैं तो कहती हूँ एक बार किसी से पूछ लो, कहीं ये ना हम गलत जगह आ गए हूँ। जैनब ने मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या दामिल शाह यहीं रहते हैं? आयसन की पूछने पर चौकीदार, जिसकी उम्र 40 के करीब होगी, उसने आयसन को सर से पैर तक देखा। हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन आप कौन? मैं इनकी कज़न हूँ। आप बता सकती हूँ किस फ्लैट में रहते हैं? आयसन ने पूछा। आ जाए, मैं आपको उनके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ। जैनब और आयसन इसके पीछे थी। कुछ देर चलने के बाद चौकीदार एक फ्लैट के सामने रुका तो इन दोनों ने भी अपने कदमों को रोक लिया। यहाँ रहते हैं दामिल शाह, इनके दोस्त हमजा, चौकीदार ने बताया, और उल्टे कदम वापस चला गया। आयसन का ना जाने क्यों दिल घबरा रहा था। वो इतनी दूर आ तो गई थी, मगर डर भी रही थी, और एक फिक्र भी थी कि ना जाने दामिल कैसा होगा, कितनी तकलीफ में होगा। दरवाज़ा ना खुलने पर जैनब ने दोबारा बैल दी तो हमजा, जो अंदर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, दरवाजे की आवाज़ पर बेजारी का मुंह बनाकर खड़ा हुआ। क्या मुसीबत है यार, सुकून से गेम भी नहीं खेलने देते। जी, किससे मिलना है आपको? दामिल ने कहा। दामिल कहाँ है, कैसी तबीयत है इनकी? आयसन ने जैनब को साइड पे किया और फ़ौरन सामने आकर पूछा। हमजा? इसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। वही आवाज़ थी जिसके साथ उसने मजाक किया था। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका मजाक इसके सामने खड़ा होगा। आप हैदराबाद से आई हैं? हमजा को शदीद ख्वाहिश हुई कि काश वो कह दे कि नहीं, मैं हैदराबाद से नहीं हूँ, मगर शायद हमजा की जलालत दामिल के हाथों लिखी थी आज। जी, हम हैदराबाद से आए हैं। आयसन का कहना था कि हमजा ने फ़ौरन थूक निकला। आप लोग अंदर आ जाएं। हमजा ने तमीज़ के साथ इन्हें अंदर आने की दावत दी और ख़ुद सामने से हट गए। जैनब ने पहले आयसन को देखा, फिर अंदर कदम रखे। इसके पीछे ही आयसन भी अंदर दाखिल हुई। हमजा बगैर दरवाज़ा बंद किए अंदर आया और दोनों को सोफे की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। आपने बताया नहीं भाई, दामिल कैसे हैं? हमजा, दरवाज़ा क्यों खोला हुआ है, पता भी है ना हालात कितने ख़राब हैं। हमजा कुछ कहता है कि दामिल की आवाज़ सुनकर इसकी सीटी गुम हो गई, जबकि दामिल ने दो लड़कियों को देखा जिसकी जिसकी पीठ उसकी जानिब थी, और यहाँ आयसन ने दामिल की आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन मुड़ी। हमजा से पूछने वाला था कि कौन है, कि सामने आयसन को देखकर वो हक्का बक्का रह गया, और हैरान तो आयसन भी हुई। वो तो बिल्कुल ठीक था, तो फिर इसे क्या झूठी खबर सुनाई गई थी? दामिल भाई, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, जैनब ने हैरत से खड़े होकर कहा। तो हमजा अपनी दोनों आंखें बंद की, जबकि दामिल के माथे पर बल आ गए।
मुझे क्या हुआ है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, किसके साथ आई हो? दामिल की बात सुनकर ज़ैनब ने गुस्से से हमजा की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि ये शरारत इसी की है। मैंने आपको कॉल की थी तो आगे से उन्होंने उठाई और कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने दोबारा कॉल की तो नंबर नहीं मिल रहा था। जब ज़ैनब की ने पूछा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उन्होंने कहा हाँ। एहसन की बात सुनकर दामिल ने बेयकीनी से हमजा को देखा, जो बेचारगी सा मुंह बनाकर उसे देख रहा था। यार दामिल, मुझे नहीं पता था कि मसला इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने बस मजाक किया था। हमजा ने सफाई दी। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। ज़ैनब ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। और तुम फ़ौरन यहाँ आ गई, इतना लंबा सफ़र करके तुम यहाँ आ गई, ये नहीं देखा कि लड़की ज़ात हो और अकेली सफ़र पर निकल आई। रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी मैं मर तो नहीं गया था ना? दामिल, जिसका पहले ही मूड ख़राब था, वो आयसन पर बरस पड़ा था, जबकि ज़ैनब को दामिल पर गुस्सा आने लगा। दामिल भाई, आप इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? गलती आपके दोस्त ने की है, तो बजाय अपने दोस्त को सुनाने के आप इसे बोल रहे हैं। और ये यहाँ शॉप में तो नहीं आई, आपकी फ़िक्र में आई है। हम अकेले नहीं आए, ज़ैनब के ड्राइवर हमारे साथ आए, आयसन ने नीचे मुंह करके कहा। दामिल ने गहरी सांस ली और आयसन के पास आया। रो नहीं आयसन, मुझे बस गुस्सा आ गया था, मैं समझा तुम दोनों अकेले आई हो। जबकि हमजा जो जाने लगा था, दामिल की आवाज़ पर दोबारा खड़ा हो गया। क्यों, क्या ये सब? मैं तेरा दोस्त हूँ या दुश्मन? दामिल ने कहा तो हमजा ने नीचे मुंह कर लिया और इसके पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो क्या कहता। मुझे अफसोस है, तो मेरा दोस्त है, दामिल ने कहा तो हमजा को दुख हुआ। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जाओ वापस, मुझे पता है तुम घर में बताकर नहीं आई होगी, अगर देर से गई तो दादी गुस्सा करेंगे। दामिल ने संजीदगी से कहा तो आयसन ने इसे देखा। दामिल, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अस्पताल में है। आयसन की बात सुनकर दामिल को एक झटका सा लगा। क्या? मगर क्या हुआ उन्हें? कैसे? दामिल के पूछने पर उसने सब बता दिया। जिसे सुनकर दामिल सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था दादी यूँ अपने सर पर सवार कर लेंगे। अब कैसे हैं वो? बेहतर है, मगर ठीक नहीं है। मुझे ये भी पता है वो होश में आते ही सबसे पहले आपका पूछेंगे। आप चल लें हमारे साथ, क्या पता हमजा भाई का मजाक हमें लाया ही इसी वजह से हो, ताकि आपको पता चल सके, वरना घर वालों ने कहा कि आपको ना बताएं। एहसन की बात सुनकर इसे दुख हुआ। इतनी जल्दी सब इसे भूल गए, इतना बुरा तो नहीं था वो। दामिल, अपनी जिद छोड़ दो और वापस घर आ जाओ। एहसन इसके कदमों में बैठकर इसकी मदद करने लगी। दामिल बस खामोशी से उसे देख रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद वो खड़ा हुआ। मेरा फ़ोन दो। दामिल ने बगैर हमजा से नज़र मिलाए इससे फ़ोन मांगा तो हमजा ने जेब में से इसे मोबाइल निकाल कर दे दिया। चलो, हमें जल्दी जाना है हैदराबाद। दामिल ने मोबाइल लिया और खुद बाहर की तरफ जाता ही ने अपने पीछे आने का इशारा करता बाहर चला गया। आयसन को यकीन नहीं आया कि दामिल मान गया था वो वापस जाने के लिए, वरना इसने कहा था जब तक दादी नहीं बुलाते मैं कभी हवेली में कदम नहीं रखूंगा। दामिल के जाते इन दोनों ने भी इसकी पैरवी की, जबकि हमजा बस खामोशी से खड़ा देखता रहा। दादी को होश आ गया था और अब वो बस खामोशी से बैठी थी, बिल्कुल खामोशी से। इनके सामने सोफे पर आतिफ और इसरा भी बैठी थी। दादी ने नज़र उठाकर देखा। जिसके लिए नज़र उठाई थी वो नज़र नहीं आया तो दादी ने पूछा, आयसन कहाँ है? आज पहली बार दादी ने आयसन का नाम लिया था। यही सुनकर आतिफ ने इसरा की तरफ देखा, जो खुद हैरान थी। दादी, वो आ रही है, आतिफ ने कहा। ज़्यादा तफसील से बताना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। कब आएगी वो? दादी, रात हो गई है, आने वाली होगी, इसरा ने कहा। अब वो दादी को क्या हुआ है? आयसन को क्यों पूछ रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ बेटा। इसे फ़ोन करें, पूछें वो कब तक आएगी, यूसरा ने कहा। एक काम करें, अब टेक्स्ट कर दें इसे कि जल्दी आ जाए, दादी याद कर रहे हैं, यूसरा ने कहा। तो आतिफ ने इस बात में सर हिलाकर टेक्स्ट लिखना शुरू किया। आतिफ ने मैसेज सेंड करके यूसरा को बताया। गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो दामिल अस्पताल को देखने लगा। ऐसे ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। ज़ैनब को वो लोग पहले ही छोड़ चुके थे इसके घर, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। लेकिन ज़ैनब ने एक अच्छा काम किया था कि अपने ड्राइवर को इन्हें ड्रॉप करने का कह दिया था। आयसन बाहर आई थी। उसने अपना मोबाइल देखा, जहाँ 1 घंटा पहले ताया अब्बू ने मैसेज किया था। उसने मैसेज नहीं देखा। अब इन्हीं के पास जा रहे थे तो इसने सोचा अंदर जाके ही पूछ लूँगी क्या बात है। आयसन ने मोबाइल जेब में रखती दामिल की तरफ आई, जो गाड़ी से निकल रहा था। न जाने क्यों दामिल को अपने कदम बाहर ही लग रहे थे। आयसन आगे जबकि एक कदम पीछे दामिल चलने लगा। वो दोनों अंदर आए तो आतिफ बाहर खड़े किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। दामिल डरता हुआ आगे चलता रहा। आतिफ ने कॉल कट की और जैसे अंदर जाने लगे कि इन्हें सामने से आयसन आती हुई नजर आई और उसके पीछे दामिल। आतिफ के माथे पर बल आ गए थे दामिल को देखकर, जबकि दामिल की नजरें नीचे हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, दादी कैसे हैं आप? आयसन ने पूछा तो आतिफ ने दामिल पर से नज़र हटाई। वालेकुम अस्सलाम, अब ठीक हैं। इसे किसने बुलाया? मैंने बुलाया ताया अब्बू, प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, वरना दादी को भी गुस्सा आएगा, आयसन ने कहा। इनके जाते ही आयसन ने दामिल को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई। ताजी आंखें बंद करके लेटे हुए थे, जबकि इसरा सोफे पर बैठी थी, लेकिन दामिल को देखकर वह हैरत से खड़ी हुई थी। जाओ दादी के पास, आयसन ने इसकी तरफ झुककर सरगोशी की तो दामिल लब काटता हुआ आगे आया। वह खुद आगे नहीं गई, पता था जाएगी तो दादी को गुस्सा ही आएगा।
दाजी, दामिल की आवाज़ सुनकर दाजी ने आंखें खोली तो दामिल उनका हाथ पकड़ के इनके पास बैठ गया और ना जाने कैसे इसकी आंख से आंसू जारी हो गए, जो दाजी को भी महसूस हुए थे। दाजी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। दाजी, मुझे माफ़ कर दें। दामिल की सिसकी की आवाज़ से आयसन की भी आंखों में आंसू आ गए थे और एक उसे तसल्ली भी थी कि चलो इसने दाजी से दामिल को तो मिलवा दिया था ना। दाजी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा तो दामिल ने इनके साथ सर पर बोसा दिया। दाजी, आप मुझसे नाराज़ हैं ना? दामिल के पूछने पर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। फिर इनकी नज़र बराबर में खड़ी आयसन पर गई, जो आंखों में नमी लिए इन्हें ही देख रही थी। कहाँ थी? दाजी ने आयसन से पूछा। दाजी पूछ रहे हैं तुम कहाँ थी? पहले भी पूछ चुके हैं तुम्हारा, आतिफ ने कहा तो आयसन ने दाजी को देखा। पहली बार आयसन ने दाजी को खुद को यूं देखता पाया। दाजी, मैं अपनी एक दोस्त की अयादत को गई थी, आयसन ने कहा तो दाजी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। दाजी, आप मुझे माफ़ कर दें, दामिल ने कहा तो दाजी ने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं दामिल शाह से कभी नाराज़ नहीं हो सकता। दादी की बात सुनकर दामिल मुस्कुराया था। इसी अल्फाज सुनकर कितनी खुशी हुई थी, इसका अंदाज़ा वहाँ मौजूद खड़े उसके घर वाले भी नहीं लगा सकते थे। मुझे अब घर जाना है, यहाँ मुझे उलझन हो रही है, दाजी ने कहा तो आतिफ ने सर हिलाया। दाजी, सुबह तक आपको डिस्चार्ज कर देंगी, बस कुछ देर और यहाँ। आतिफ की बात सुनकर दाजी खामोश हो गए। दाजी, आप आराम करें, अब मैं यहीं हूँ आपके पास। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कराची नहीं जाऊँगा, दामिल ने खड़े पर कहा तो आसिफ के लिपों पर मुस्कान आ गई।